हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं एमकॉम फर्स्ट ईयर IBA 5 के यूनिट नंबर 5, जो कि है इन्वेंट्री मैनेजमेंट और ऑर्डर प्रोसेसिंग। सो इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले, यू नो द की एक्टिविटी दैट आर ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस इन अचीविंग द कॉस्ट एंड सर्विस ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉजिस्टिक डोमेस्टिक और इंटरनेशनली आर ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री मेंटेनेंस एंड ऑर्डर प्रोसेसिंग। यानी कि जो की एक्टिविटी या प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती है लॉजिस्टिक सिस्टम की, चाहे वो डोमेस्टिक लॉजिस्टिक सिस्टम हो या वो इंटरनेशनल लॉजिस्टिक सिस्टम हो, क्या क्या हमारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ होती है। फर्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटी, सेकंड है हमारी वेयर हाउसिंग, थर्ड है हमारी इन्वेंट्री को मेंटेन करना, फोर्थ है ऑर्डर प्रोसेसिंग। ठीक है, तो दीज एक्टिविटी आर कंसिडर्ड प्राइमरी टू द इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लॉजिस्टिक बिकॉज दे ईदर कंट्रीब्यूट मोस्ट ऑफ द टोटल कॉस्ट लॉजिस्टिक और दे आर एसेंशियल टू द इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन एंड कंप्लीशन ऑफ द लॉजिस्टिक टास्क। यानी कि हर एक बिजनेस में, चाहे वो डोमेस्टिक बिजनेस हो, चाहे वो इंटरनेशनल बिजनेस हो, लॉजिस्टिक कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चाहे वो लॉजिस्टिक टास्क कंप्लीट करने की बात आई हो, या फिर इन सारी चीज़ों में कोऑर्डिनेशन बनाने की बात आती हो, या फिर इफेक्टिव मैनेजमेंट की बात आती हो। क्यों ये सारी चीज़ें ज़रूरी है? यानी कि कोई भी एक बिजनेस किसी प्रोडक्ट को क्या करती है, मैन्युफैक्चर करती है, उसको सेल करती है, तो उस वो प्रोडक्ट किस लिए बनाती है? ताकि वो कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके, कस्टमर की डिमांड को फुलफिल कर सके। तो यानी कि जो भी प्रोडक्ट बनाया है वो कस्टमर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की रिक्वायरमेंट है, वेयर हाउसिंग की रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे हम अपनी इन्वेंट्री को स्टोर कर सकते हैं। इन्वेंट्री की क्यों रिक्वायरमेंट होती है? ताकि जब भी हमारे कस्टमर हमसे डिमांड करे प्रोडक्ट की, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम ना लगे और उनको जो प्रोडक्ट जिसकी डिमांड की है वो ईज़िली उनको अवेलेबल हो जाए। ठीक है, और ऑर्डर प्रोसेसिंग, ज़्यादा ऑर्डर प्रोसेसिंग मतलब उन्होंने ऑर्डर कर दिया तो उनको जो ऑर्डर किया है और जो सर्विसेज प्रोवाइड की गई है कस्टमर को, उसके बीच में ज़्यादा टाइम गैप ना आए। ठीक है, तो वाइल्ड ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि हमने यहाँ तक पढ़ लिया था लॉजिस्टिक टास्क तक। अब हम करते हैं वाइल्ड ट्रांसपोर्टेशन एड प्लेस वैल्यू टू अ प्रोडक्ट। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन क्या करता है, सही प्लेस पे उस प्रोडक्ट को अवेलेबल किया जाता है थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करके ही हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से क्या कर रहे हैं, वेयर हाउसिंग, और वेयर हाउसिंग से कस्टमर तक वो प्रोडक्ट अवेलेबल करवा पा रहे हैं। किसकी वजह से? ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। ट्रांसपोर्टेशन क्या प्रोवाइड करता है? प्लेस वैल्यू टू अ प्रोडक्ट। और इन्वेंट्री, सेकंड पॉइंट था इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या करता है? टाइम वैल्यू ऐड करता है। यानी कि सपोज करो कस्टमर ने अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया, उसका कोई इन्वेंट्री नहीं है, प्रोडक्ट को बनने में टाइम लगेगा, उसकी पैकिंग की जाएगी, उसके बाद कस्टमर को प्रोडक्ट प्रोवाइड किया जाएगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। कस्टमर इतना वेट ना करके हो सकता है कि हमारे कॉम्पिटिटर के पास जाके वो प्रोडक्ट को परचेज कर ले। तो कस्टमर को हमें क्या करना है? टाइम वैल्यू प्रोवाइड करना है। जब भी कस्टमर ने मांगा उस समय हमारे पास वो प्रोडक्ट होना चाहिए, अवेलेबल होगा, तभी तो हम उसको उस प्रोडक्ट को कस्टमर को ईजिली टाइमली जो है वो प्रोवाइड कर पाएंगे, अच्छे से अच्छी सर्विसेज दे पाएंगे। ठीक है, एंड इन ऑर्डर टू क्रिएट दिस टाइम वैल्यू, इस टाइम वैल्यू को क्रिएट करने के लिए, ठीक है, इस टाइम वैल्यू को मेंटेन करने के लिए हमारे पास एक प्लेस होना चाहिए जहाँ पे हम इस इन्वेंट्री को स्टॉक कर सकते हैं। और प्लेस क्लोज टू कस्टमर और क्लोज टू मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट। यानी कि ये जो हमारी इन्वेंट्री का स्टॉक है, हमें कहाँ पे रखना होता है? ऐसी जगह पे रखना होता है जहाँ से हमारा जो कस्टमर डिमांड करे प्रोडक्ट की, वो भी उसमें भी कम टाइम लगे। यानी कि वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे हम अपनी इन्वेंट्री को स्टॉक करते हैं। वेयर हाउसिंग हमें ऐसी यूनिट में लेना चाहिए जहाँ से हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी पास पड़े, ताकि हम वहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से वेयर हाउसिंग में इजीली जो है और टाइमली प्रोडक्ट को ला सके, और वेयर हाउसिंग से हम अपने कस्टमर को इजीली जो है प्रोडक्ट अवेलेबल करा सके। जो हमारा वेयर हाउस है वो कस्टमर की और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के पास होना चाहिए। सो inventory add time value, and in order to create this time value, inventory are placed close to the customer or close to the manufacturing point. The larger number of such stocking point, that is warehousing, are the high cost of carrying the product in storage, require close management of inventory, keeping stock level as low as possible while providing desired level of stock available for customer। यानी कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास वेयर हाउसिंग यूनिट होंगे, उतने ज़्यादा हमारे पास क्या आएगी?
हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट आएगी। यानी कि प्रोडक्ट की अगर कॉस्ट ज़्यादा आती है तो वो कॉम्पीट नहीं कर पाएगा मार्केट में। तो हमें अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को मिनिमम रखना है। तो वो किस तरीके से कर पाएंगे, हम अपने लॉजिस्टिक जितनी भी एक्टिविटी है उसकी कॉस्ट को कम रख के, वेयर हाउसिंग की कॉस्ट को हम किस तरीके से कम रखेंगे, जब हमारी इन्वेंट्री कम होएगी। इन्वेंट्री का स्टॉक कम होगा तभी तो हमारी वेयर हाउसिंग कॉस्ट कम आएगी। जब इन्वेंट्री ज़्यादा तो उसको रखने के लिए वेयर हाउसिंग भी बहुत ज़्यादा चाहिए। तो हमें अपने एक कंपनी के वेयर हाउस वहाँ पे इस्टेब्लिश करने हैं जहाँ पे हमारे प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड है। ठीक है। और द प्रोडक्ट स्टोर रिक्वायर मैनेजमेंट, क्लोज मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री, कीपिंग स्टॉक लेवल एज लो एज पॉसिबल। हमारा जो इन्वेंट्री का स्टॉक लेवल है वो क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, कम स्टॉक होना चाहिए। व्हेन प्रोवाइडिंग डिजायर लेवल ऑफ स्टॉक अवेलेबल फॉर कस्टमर, इतना होना चाहिए कि जब भी हमारा कस्टमर डिमांड करे तो हम उसको इजीली प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल करा सके। और ठीक है, और इतना नहीं होना चाहिए कि वो पड़ा ही है, कोई डिमांड नहीं है और कॉस्ट वेयर हाउसिंग की ज़्यादा आ रही है। तो इससे क्या होगा, हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट भी आएगी। तो इतना स्टॉक अवेलेबल हो कि हम कस्टमर को इजीली अवेलेबल करा सके। सिमिलरली थ्रू ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट टेंड टू बी माइनर एज कम्पेयर टू ट्रांसपोर्टेशन और इन्वेंट्री मेंटेनेंस कॉस्ट। यानी कि जो हमारी ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट है वो भी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। किसके कंपेयर में, ट्रांसपोर्टेशन और इन्वेंट्री मेंटेनेंस के कॉस्ट में। इट इज़ ऑल्सो ट्रीटेड एज अ प्राइमरी लॉजिस्टिक एक्टिविटी। यानी कि जो हमारी ऑर्डर प्रोसेसिंग है ये भी एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है दैट ट्रिगर प्रोडक्ट मूवमेंट एंड सर्विस डिलीवरी। यानी कि ये क्या करता है, प्रोडक्ट को मूव करता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से वेयर हाउसिंग और वेयर हाउसिंग यूनिट से अपने कस्टमर तक। तो ये क्या करता है, सर्विस डिलीवरी प्रोवाइड करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर को। दिस इज स्पेशली ट्रू ऑफ एन एक्सपोर्ट ऑर्डर दैट इन्वॉल्व डिटेल प्रोसीजर टू सूट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट फॉर इंश्योरिंग प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, पैकिंग, मार्किंग एक्सेट्रा। यानी कि ऑर्डर प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, सपोज करो कस्टमर ऑर्डर करता है तो ऑर्डर को बनने में, उसको मैन्युफैक्चर होने में, ठीक है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद उसकी पैकिंग में, मार्किंग में, डिलीवरिंग में, वेयर हाउसिंग में, उसके बाद कस्टमर को प्रोवाइड करना, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, प्रोडक्शन से प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड तक। अ नंबर ऑफ फॉर्मेलिटीज एट द प्री शिपमेंट, शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट स्टेजेस। यानी कि जब भी हम गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके प्री शिपमेंट से पहले, शिपमेंट पे और शिपमेंट के बाद बहुत सारे जो प्रोसीजर होते हैं, बहुत सारी जो फॉर्मेलिटीज़ होती है उनको पूरा करना होता है। तो इस चैप्टर में, इस यूनिट में हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं, यू विल लर्न अबाउट द नीड्स, ऑब्जेक्टिव एंड टेक्निक्स ऑफ द इन्वेंट्री कंट्रोल। कि इन्वेंट्री कंट्रोल करने की हमें क्या ज़रूरत है, इसको अगर करते हैं तो इसका क्या ऑब्जेक्टिव है इसको करने का, टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। यानी कि अगर हम इन्वेंट्री को कंट्रोल करना चाहते हैं तो क्या टेक्निक्स है जिसको हम यूज़ करके अपनी इन्वेंट्री को कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसे ही तो नहीं है कि हम किसी भी चीज़ का स्टॉक अपने आप ही कम कर देंगे। पहले हमें जानना होगा उसकी डिमांड क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, इन्वेंट्री को कंट्रोल करेंगे। यानी कि बहुत सारी ऐसी टेक्निक है जिसका यूज़ करके हम इन्वेंट्री को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड द वेरियस स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेसिंग ऑफ इन एन एक्सपोर्ट ऑर्डर एंड इट्स डिस्पैच। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्या नीड है इन्वेंट्री को कंट्रोल करने की, क्या ज़रूरत है इन्वेंट्री को कंट्रोल करने की। द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द टर्म इन्वेंट्री। यानी कि अगर हम इन्वेंट्री का मतलब जाने कि एक्चुअली में इन्वेंट्री का मतलब होता क्या है, इज़ द स्टॉक ऑफ गुड्स। यानी कि चाहे वो रॉ मटेरियल की बात की जाए या फिर फिनिश गुड की बात की जाए या सेमी फिनिश गुड्स की बात की जाए, तो हमारे पास उस चीज़ का, रॉ मटेरियल का, फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स का स्टॉक कितना होना चाहिए। यानी कि अगर हम गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। अगर हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो हम किस तरीके से गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे, किस तरीके से अपने कंज्यूमर की डिमांड को फुलफिल करेंगे। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। सपोज करो हमारे पास रॉ मटेरियल है, प्रोडक्ट बन चुका है, लेकिन अगर हमारे पास क्या नहीं है, स्टॉक की नहीं है, प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है, फिनिश गुड्स ही नहीं है, तो हम किस तरीके से कस्टमर की डिमांड को पूरा करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, स्टॉक होना चाहिए। स्टॉक किस चीज़ का होना चाहिए, यानी कि रॉ मटेरियल का स्टॉक होना चाहिए, स्टोर्स और स्पेयर्स पार्ट्स का स्टॉक होना चाहिए, वर्क इन प्रोग्रेस यानी कि सेमी फिनिश गुड्स का स्टॉक होना चाहिए और फिनिश गुड्स का स्टॉक होना चाहिए। इन्वेंट्री ऑफ दीज आइटम्स आर नीडेड बिकॉज इट इज़ ईदर इम्प्रैक्टिकल और इम्पॉसिबल टू नो फ्यूचर डिमांड विद सर्टेनिटी एंड बिकॉज द अवेलेबिलिटी ऑफ सप्लाईज कांट बी गारंटी एट एनी गिवन पॉइंट। यानी कि इसमें ये कहा गया है कि इन्वेंट्री क्यों होनी चाहिए। अगर हम फिनिश गुड्स की बात करते हैं तो हमें नहीं पता कि फ्यूचर में हमारे प्रोडक्ट की कितनी डिमांड होने वाली है।
इसलिए हम पहले से इन्वेंट्री को बना के रखते हैं कि अगर सपोज करो एकदम से हमारी प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज़ होती है तो हमारे पास वो कुछ इन्वेंट्री हो, कुछ स्टॉक हो, ताकि हम अपने कस्टमर्स को वो टाइमली प्रोवाइड कर पाएँ। यानी कि अगर हमारे पास स्टॉक ही नहीं होगा, कोई प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं होगा, तो हम किस तरीके से अपने कस्टमर की डिमांड को फुलफ़िल करेंगे। अगर हम अपने कस्टमर की डिमांड को फुलफ़िल ना कर पाए तो हमारा जो कस्टमर हमारे कॉम्पिटिटर के पास चला जाएगा। अगर एक बार कॉम्पिटिटर के पास जाने के बाद वो सेटिस्फाई हो जाता है तो वो उस कंपनी के, उस हमारे कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट को यूज़ करना पसंद करेगा। ठीक है। और अब बात करते हैं हम सप्लाईज़ की, यानी कि रॉ मटेरियल की। यानी कि हमें पता नहीं है कि जब भी हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी कि वो टाइम पे मिलेगा या नहीं मिलेगा। सपोज़ करो हमने स्टॉक पहले से ही रख लिया है, तो हमें मतलब नहीं है कि फ्यूचर में हमारा जो रॉ मटेरियल उसकी डिमांड, उसके प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे हैं या कम हो रहे हैं। ठीक है। तो इससे मतलब नहीं है। अगर हमारे पास सपोज़ करो स्टॉक नहीं है, रॉ मटेरियल का स्टॉक नहीं है, एकदम से डिमांड आ गई प्रोडक्ट की, तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए। अगर हम सडनली उस रॉ मटेरियल की क्या करते हैं, सप्लायर से डिमांड करते हैं, तो हमें रॉ मटेरियल बहुत ही एक्सपेंसिव मिलेगा। ठीक है। और साथ ही साथ जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा है। जब हमारा रॉ मटेरियल एक्सपेंसिव आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट ज़्यादा होगी। जब प्रोडक्ट की कॉस्ट ज़्यादा है तो हमारा जो कस्टमर है वो हमसे वो प्रोडक्ट क्यों खरीदेगा। एक तो उसको टाइमली प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होगा, दूसरा ये है कि जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल होगा वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा। इसलिए हम पहले से ही क्या कर लेते हैं, उस प्रोडक्ट का स्टॉक बना के रख लेते हैं, ताकि जब भी हमें नीड हो तो हमें स्पेशली जो है ऑर्डर ना करना पड़े। क्योंकि अगर हम स्पेशली ऑर्डर को एट अ टाइम, अगर हमें वो प्रोडक्ट एट अ टाइम हमें वो रॉ मटेरियल चाहिए तो उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पहले से स्टॉक बना के रखते हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल का हो, चाहे वो गुड्स और सेमी फिनिश गुड्स का हो। ठीक है। इन्वेंट्री एक्चुअली सर्व अ नंबर ऑफ पर्पस, दैट इज़, यानी कि अगर हमारे पास इन्वेंट्री पहले से ही है तो हमें बहुत सारे बेनिफिट जो है इसके मिल जाते हैं। इम्प्रूव कस्टमर सर्विसेज, हम अपने कस्टमर को अच्छे से अच्छे सर्विस प्रोवाइड करेंगे। इफेक्ट प्रोडक्शन इकोनॉमी, प्रोडक्शन इकोनॉमी का मतलब यही है कि जब अगर हमारे पास सप्लाई है, अगर हमारे पास रॉ मटेरियल पहले से अवेलेबल है, तो वो ऑब्वियसली बात है कि जब हमारे पास रॉ मटेरियल पहले से ही है तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं होगी। अगर हम सडनली एकदम से एट अ पॉइंट ऑफ टाइम अगर कॉस्ट रॉ मटेरियल को लेके आते हैं, बाय करते हैं, तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी। तो ये इकोनॉमिकली भी बेनिफिट है, प्रोडक्शन हमारी इकोनॉमिकली होगी। थर्ड पॉइंट है परमिट परचेज एंड ट्रांसपोर्टेशन इकोनॉमी, यानी कि जो भी हमारे गुड्स को परचेज करेंगे, जो भी हमारे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी क्या आएगी, कम आएगी। एक्ट एज अ हैज अगेंस्ट प्राइस फ्लक्चुएशन, सपोज करो हम इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो पहले से ही अगर हमने रॉ मटेरियल टाइम पे अवेलेबल है, ठीक है, तो बेनिफिशियल है। अगर हम एकदम से टाइम पे प्रोडक्ट को मंगाते हैं बाहर की कंट्री से, रॉ मटेरियल को अपनी कंट्री में मंगाते हैं, कॉस्ट तब भी ज़्यादा आएगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा आएगी। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जब भी हम ट्रांसपोर्टेशन मांगे फैसिलिटी हमेशा अवेलेबल हो। ठीक है। तो क्योंकि हमें एट अ टाइम फैसिलिटी अवेलेबल चाहिए तो कॉस्ट ज़्यादा आएगी आएगी। और साथ ही साथ क्या होते हैं, जो इंटरनेशनली जो करेंसी के प्राइस होते हैं वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, ताकि हम हैजिंग से बच सके तो भी हमें कॉस्ट पे करनी पड़ती है। तो इस बेटर कि हम इन्वेंट्री को पहले से ही कंट्रोल करके रखें, ताकि हमारी कॉस्ट भी कम आए और हमारे कस्टमर भी मेंटेन रहे। प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनसर्टेनिटी ऑफ डिमांड एंड लीड टाइम, यानी कि सपोज करो हमारे पास फिनिश गुड्स का भी प्रोडक्ट, फिनिश गुड्स भी है स्टॉक में, सेमी फिनिश गुड्स भी है और रॉ मटेरियल भी है। तो जब भी सपोज करो डिमांड इंक्रीज होती है तो रॉ मटेरियल का यूज़ करके हम प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं विदाउट एनी इंटरप्शन, विदाउट एनी इंक्रीज इन कॉस्ट है। और जो भी हमारे कस्टमर है उनकी डिमांड को भी फुलफिल कर सकते हैं, जो भी हमारे पास स्टॉक है उसको प्रोवाइड करके। उसके बाद है मीट कॉन्टीजेंसी, यानी कि जो भी एकदम से फ्यूचर डिमांड आ जाती है, क्योंकि फ्यूचर का हमें पता नहीं होता कि क्या होने वाला है, फ्यूचर डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो अभी हम उसको फुलफिल कर सकते हैं। द इन्वेंट्री प्रॉब्लम इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द फर्म और इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरर इन्वेंट्रीज, यानी कि जो भी हमारी इन्वेंट्रीज है वो सेम नहीं है, इन्वेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं है फर्म और इंडस्ट्रीज़ का। किस तरीके से हम कह सकते हैं इसको और अच्छे से समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। यानी कि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग इन्वेंट्री की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग इन्वेंट्री यानी कि अगर हम रॉ मटेरियल की बात करें तो रॉ मटेरियल हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होता है। मैन्युफैक्चरिंग इन्वेंट्री आर मच लार्जर इन टोटल देन रिटेलर एंड होलसेल इन्वेंट्री। होलसेलर और रिटेलर इन्वेंट्री क्या होती है, हमारे फिनिश गुड्स या सेमी फिनिश गुड्स। लेकिन हमारे मैन्युफैक्चरिंग इन्वेंट्री क्या होती है, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल हमें ज़्यादा रिक्वायर होता है एज़ कम्पेयर टू फिनिश गुड्स। ठीक है, क्योंकि रॉ मटेरियल खराब होने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन जो हमारे फिनिश गुड्स होते हैं उनके ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा
जो है रॉ मटेरियल का यूज़, इन्वेंट्री का यूज़ नहीं करते, ज़्यादा से ज़्यादा फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री को नहीं रखते, ठीक है। जो रॉ मटेरियल है वो तो किसी और प्रोडक्ट को बनाने में काम आ सकता है, लेकिन सपोज करो हमने फिनिश गुड्स की ज़्यादा इन्वेंट्री रख ली और डिमांड या टेस्ट या प्रेफरेंस चेंज हो गया, अब कोई भी हमारे प्रोडक्ट की डिमांड नहीं कर रहा, तो हमारे जो प्रोडक्ट है वो तो वेस्ट गया, या फिर हमें उसको डिस्काउंट पे सेल करना पड़ेगा तो भी लॉस है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इन्वेंट्री ज़्यादा से ज़्यादा रखते हैं एज़ कम्पेयर टू फिनिश गुड्स या फिर रिटेलर या होलसेलर इन्वेंट्री। सिमिलरली द ड्यूरेबल गुड्स रिप्रेजेंट क्वाइट अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ बिजनेस गुड्स इन्वेंट्री एंड शो मोर फ्लक्चुएशन दैन नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं, वो गुड्स होते हैं जो इजीली ख़राब नहीं होते। ड्यूरेबल गुड्स वो होते हैं जैसे टीवी, फ्रिज, ये हमारे ड्यूरेबल गुड्स का पार्ट है। नॉन ड्यूरेबल गुड्स जैसे कि फूड आइटम ऐसा आप जानते हो कि बहुत ज़्यादा जल्दी वो क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है, तो हम इसका ज़्यादा लंबा स्टॉक बना के नहीं रख सकते। लेकिन ड्यूरेबल गुड्स का तो हम लास्ट स्टॉक बना के रख सकते हैं। इन फैक्ट बिजनेस इन्वेंट्रीज हैव बीन इंक्रीजिंग ओवर द ईयर, यानी कि जो हमारी बिजनेस इन्वेंट्री है वो क्या हो रही है, इंक्रीज होती है। सम ऑफ द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सच एन इंक्रीज, कौन कौन से फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से हमारी जो बिजनेस इन्वेंट्री है वो इंक्रीज हो रही है। सो इनएफिशिएंट परचेज ऑर्गेनाइजेशन, हम पहले से क्या नहीं करते, प्लानिंग नहीं करते कि हमें कितना रॉ मटेरियल परचेज करना है। तो अनप्लान्ड परचेज माइट हैव बीन मेड विद द रिजल्ट दैट मटेरियल इन ऑर्डर व्हेन रिसीव इंक्रीज द लेवल ऑफ इन्वेंट्री। जब हमने पहले से प्लानिंग नहीं की कि कितना स्टॉक हमारे पास है या कितना हमें परचेज करना चाहिए, तो हमारी जो लेवल ऑफ इन्वेंट्री है वो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है विदाउट प्लानिंग। सो सेकंड पॉइंट है इनफेक्टिव प्रोडक्शन प्लानिंग। इनफेक्टिव प्रोडक्शन प्लानिंग ना करने की वजह से भी लैक ऑफ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द मटेरियल प्रोक्योरमेंट और प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट, कि कितना मटेरियल हमें चाहिए अपने प्रोडक्शन को करने के लिए। अगर हम ये प्लानिंग भी नहीं कर रहे हैं तो हमारा, अगर हमने ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लिया, रॉ मटेरियल को मंगा लिया और प्रोडक्शन अभी नहीं हो रही है, तो हमारा क्या होगा, रॉ मटेरियल ओवर स्टॉक हो जाएगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट है इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी एंड द वेरियस स्टॉक लेवल माइट नॉट हैव बीन एस्टैब्लिश और फॉलो। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी यानी कि जब ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक है, ठीक है, तो स्टॉक कैसे तो बनता नहीं है, स्टॉक में क्या लगता है, फंड लगता है, पैसा लगता है उस रॉ मटेरियल को लाने के लिए भी। तो जो हमारा रॉ मटेरियल की वजह से वो अमाउंट भी क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। लॉन्ग प्रोडक्शन साइकिल, हो सकता है कि जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो क्या है, लाइफ साइकिल लॉन्ग है, जिसकी वजह से भी हमारे रॉ मटेरियल क्या हो जाती है, जो हमारा स्टॉक है वो क्या होता है, ओवर स्टॉक लगने लग जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल तो अवेलेबल है लेकिन जो उसका प्रोडक्शन का साइकिल है वो बहुत ज़्यादा लंबा है। लैक ऑफ प्रॉपर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड कोडिंग, ठीक है। प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट वैराइटीज़ के प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में डाइवर्सिफिकेशन होने के पास भी जो हमारा रॉ मटेरियल है उसका स्टॉक जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज है। लोअर एंड डिप्रेस सेल्स टू विच द प्रोक्योरमेंट कुड नॉट बी एडजस्टेड इन टाइम। डिसकॉन्टिन्यूएंस ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट फॉर विच मटेरियल आर इन स्टॉक। सो ये थे हमारी नीड्स की, जो भी हमें इन्वेंट्री है बनाने की क्यों ज़रूरत होती है, इन्वेंट्री होती क्या। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा और अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।